स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 15 और 16 मार्च 2026 का करंट अफेयर्स, जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे में यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, आरपीएससी, जेपीएससी, एमपीपीसीएस, रेलवे, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी, दरोगा, बैंक पीओ, क्लर्क, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ आदि सभी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि रिसेंटली फ्लैगड ऑफ सुपर रैपिड गन माउंट यानी SRGM इज एसोसिएटेड विथ विच फोर्स, यानी हाल ही में जो फ्लैग ऑफ किया गया सुपर रैपिड गन माउंट किस बल से संबंधित है। तो ऑप्शन 1 में है भारतीय सेना, ऑप्शन बी में है भारतीय नौसेना, ऑप्शन सी में है भारतीय वायुसेना, ऑप्शन डी में है DRDO। तो जो हाल ही में फ्लैग ऑफ किया गया जो सुपर रैपिड गन माउंट किस बल से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इंडियन नेवी से संबंधित है, भारतीय नौसेना से संबंधित है। जो हाल ही में फ्लैग ऑफ किया गया सुपर रैपिड गन माउंट किस बल से संबंधित है, तो इंडियन नेवी से संबंधित है। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। SRGM क्या है, तो सुपर रैपिड गन माउंट यानी उसका फुल फॉर्म है सुपर रैपिड गन माउंट यानी SRGM एक मीडियम कैलिबर नेवल गन सिस्टम है जिसे मुख्य रूप से इंडियन नेवी युद्ध पोतों पर लगाया जाता है। इसका उपयोग एंटी मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी शिप डिफेंस के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भारतीय नौसेना इसका आंसर हो जाएगा। अगला कंसेप्ट है जो हाल ही में खबरों में रहा, भारतीय हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स यानी भेल के द्वारा हरिद्वार प्लांट बने SRGM को हाल ही में इसे फ्लैग ऑफ किया गया है, जो भारतीय नौसेना के जहाज़ों पर लगाया जाएगा और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेगा, जो हाल ही में चर्चा में रहा। इसका मुख्य तकनीक क्या है, तो इसकी विशेषता क्या है, तो कैलिबर लगभग 7600 mm नवल गन करेगा और फायरिंग दर कितना है इसका, तो 120 राउंड प्रति मिनट की दर से है इसका फायरिंग दर। रेंज क्या है, तो 35 किलोमीटर तक यह लक्ष्य भेदने की क्षमता रखता है। टारगेट क्या है, तो दुश्मन के जहाज को, मिसाइल को और हेलीकॉप्टर विमान को भी यह टारगेट कर सकता है। मल्टी टारगेट इंगेजमेंट यानी एक साथ कई खतरों से निपट सकता है, इसका मुख्य विशेषता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इसका निर्माण और उत्पादन देखते हैं। तो इसका निर्माण और उत्पादन किसके द्वारा किया गया है, तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल द्वारा किया गया है, जो हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इसे 2956 करोड़ के अनुबंध पर 16 SRGM सिस्टम खरीदने का फैसला किया गया है। अगला कंसेप्ट है कहाँ लगाया जाएगा, तो यह गन सिस्टम भारतीय नौसेना के कई युद्ध पोतों पर लगाया जाता है, जैसे फ्रीगेट और डिस्ट्रॉयर्स, और नए और पुराने दोनों नए सैनिक जहाज में इसे लगाया जाएगा। अगला कंसेप्ट है इसका महत्व क्या है, तो इसका महत्व है कि आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देगा और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी निर्माण होगा और समुद्री सीमाओं को सुरक्षा मजबूत होगा। भविष्य में निर्यात की संभावना भी बनी रहेगी, तो इसका महत्व है। अगला कंसेप्ट है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, यानी व्हेन इज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेटेड। तो ऑप्शन 1 में है 14 मार्च, ऑप्शन बी में 15 मार्च, ऑप्शन सी में 16 मार्च। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 15 मार्च इसका आंसर हो जाएगा। जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 15 मार्च इसका आंसर हो जाएगा। जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला कंसेप्ट है तो कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना और उनके हितों की रक्षा करना है, इसका उद्देश्य है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 15 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल कंज्यूमर्स डे। अगला कंसेप्ट है इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो इसकी शुरुआत प्रेरणा 15 मार्च 1962 को मिली, जब जॉन F कैनेडी ने अमेरिकी कांग्रेस को उपभोक्ताओं के अधिकारों पर ऐतिहासिक भाषण दिया था। तो उन्होंने 15 मार्च 1962 को मिली। उन्होंने पहली बार उपभोक्ताओं को 4 मूल अधिकार बताए और 1983 में से कंज्यूमर इंटरनेशनल ने 15 मार्च आधिकारिक रूप से वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे
के रूप में मनाया जाता है। तो अब अगला कंसेप्ट है मुख्य उपभोक्ता अधिकार यानी कंज्यूमर राइट्स डे का सुरक्षा यानी राइट सेफ्टी। खतरनाक जैसे वस्तुओं और सेवाओं में इससे मदद मिलेगा। इस अधिकार की मदद से राइट टू बी इन्फॉर्म्ड होगा, जानकारी का अधिकार होगा, उत्पादन की गुणवत्ता और कीमत विशेषताओं की जो सही जानकारी मिलेगी। और जो 4 अधिकार दिए गए हैं, हम 4 अधिकार देखते हैं। तो राइट टू सेफ्टी यानी खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं की सुरक्षा करेगा। राइट टू बी इन्फॉर्म यानी जानकारी का अधिकार होगा, और जैसे में उत्पाद की गुणवत्ता और कीमतों विशेषताओं की सही जानकारी होगी। और तीसरा नंबर राइट टू चूज यानी सही चुनने का, हमें विकल्प चुनने का, स्वतंत्र रूप से चुनने का भी अधिकार मिलेगा यानी। और चौथा है राइट टू बी हर्ड यानी सुने जाने का अधिकार भी हमें दिया जाएगा, यानी उपभोक्ताओं की शिकायतों को उचित मंच पर सुना जाए। तो हमें मुख्य उपभोक्ता अधिकार कितने प्रकार के दिया गया है? तो 4 प्रकार के दिए गए हमें। राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू चूज और राइट टू बी हर्ड। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट है भारत में उपभोक्ता संरक्षण या भारत में उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में लागू किया गया। इस कानून के तहत सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी CCPA बनाई गई है, जो ऑनलाइन शॉपिंग और ई-कॉमर्स के शामिल किया गया है। उपभोक्ताओं की शिकायत के लिए कंज्यूमर कोर्ट्स भी बनाए गए हैं। तो उम्मीद है कि अगला समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि इन विच स्टेट डिड रिसर्चर्स डिस्कवर ए न्यू प्लांट स्पीसीज नेम्ड ऑस्बेकिया जुबेनगर्जियाना यानी हाल ही में जो शोधकर्ताओं ने ऑस्बेकिया जबिनगर्गियाना यानी जबिनगर्गियाना नामक एक पौधे की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? जो ऑस्बेकिया जबिनगर्गियाना यानी नामक पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की गई है, किस राज्य में खोज की गई है? तो ऑप्शन 1 में सिक्किम, ऑप्शन बी में है असम, ऑप्शन सी में है मेघालय, ऑप्शन डी में है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। असम में इसका खोज किया गया है। ऑस्बेकियाना जुबिनगर्गियाना नामक पौधे की खोज की गई है, जो सिंगर के नाम पर रखा गया है, इसका नाम जुबिनगर्ग के नाम। अगला कंसेप्ट देखते हैं। जो खोज हुआ है, कहाँ पे खोज हुआ है? तो इस पौधे की नई प्रजाति की असम में खोज हुआ है, जो इस खोज के गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया है। मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ी और जैव विविधता वाले क्षेत्रों में यह पाया जाता है। अगला कंसेप्ट है इस पौधे का नाम प्रसिद्ध असमिया गायक यानी जुबिन गर्ग के सम्मान में जुबिनगर्जियाना रखा गया है। यह वैज्ञानिक खोज में नई प्रजातियों का नाम अक्सर प्रसिद्ध व्यक्तियों और वैज्ञानिकों या स्थानों के नाम पर रखा जाता है, जो जुबिन गर्ग के नाम पर रखा गया। अगला कंसेप्ट है इस पौधे को ऑस्बेकिया जीनस से संबंधित है, जो मोलस्टामेटेसी परिवार से आता है। इस परिवार के पौधे सामान्यतः उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे सुंदर बैगनी या गुलाबी फूल होते हैं। ये जैव विविधता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है कि किस परिवार से संबंधित है आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं इसका खोज और महत्व। इसका खोज, इस नई प्रजाति की खोज कई वैज्ञानिकों का महत्व है, कई वैज्ञानिकों द्वारा खोज किया गया है, यानी इस प्रजाति की खोज में कई वैज्ञानिक इसमें शामिल है, जो जैसे जैव विविधता का विस्तार किया गया इस पौधे के लिए। और नई प्रजाति यह बताती है कि किस क्षेत्र में कितनी जैव विविधता है, और इसका संरक्षण यानी नई प्रजातियों की पहचान से इनका संरक्षण की योजना बनाई जा सकती है। और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे में भविष्य में इन पौधों का उपयोग और औषधि और पर्यावरण शोध में इसका उपयोग किया जा सकेगा। अगला कंसेप्ट है नॉर्थ ईस्ट क्यों महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए, यानी भारत में जो नॉर्थ ईस्ट है क्यों महत्वपूर्ण है हम लोग के लिए। तो पूर्वोत्तर भारत को जैव विविधता का हॉट स्पॉट माना जाता है, जो इस क्षेत्र में कई नए पौधे और जीव खोजे जाते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर घने जंगल है, पहाड़ी क्षेत्र है, अलग अलग जलवायु क्षेत्र पाई जाती है,
जो हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस कार्यकर्ता की एनएसएस के तहत हिरासत तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है? यानी दी सेंटर हैज़ रिवोक्ड द डिटेंशन ऑफ विच एक्टिविस्ट अंडर एनएसए विथ इमीडिएट इफेक्ट। तो ऑप्शन 1 में है मेधा पाटकर, ऑप्शन बी में सोनम वांगचुक, ऑप्शन सी में है संदीप पांडे, ऑप्शन डी में है प्रशांत भूषण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सोनम वांगचुक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो हाल ही में केंद्र सरकार ने एनएसए के तहत हिरासत को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है सोनम वांगचुक को। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इनके बारे में विस्तार से देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने सोनम वांगचुक की हिरासत को यानी एनएसए के तहत 1980 के तहत तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। सोनम वांगचुक एक प्रसिद्ध क्या है? तो एक इंजीनियर भी है और खोजकर्ता भी है और जलवायु कार्यकर्ता भी है। तो ये लद्दाख के पर्यावरण संरक्षण और हिमालयी परिस्थितियों को मुद्दों पर सक्रिय रहते हैं। जो फिल्म थ्री इडियट्स जो किरदार है फुनसुक वांगडू की प्रेरणा से भी माने जाते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सोनम वांगचुक इसका आंसर हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। Why did the central government recently revoke the detention of Ladakh environmental सोनम वांगचुक अंडर द एनएसए? यानी केंद्र सरकार हाल ही में लद्दाख के पर्यावरण सोनम वांगचुक के एनएसए के तहत निरोध को क्यों रद्द किया है? तो ऑप्शन 1 में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण, ऑप्शन बी में है शांति और बातचीत बहाल करने के लिए, ऑप्शन सी में न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, ऑप्शन डी में उनके स्वास्थ्य खराब होने के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शांति और बातचीत बहाल करने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में लद्दाख के पर्यावरणविद जो सोनम वांगचुक है उन्हें एनएसए के तहत निरोध को रद्द कर दिया गया है। अगला कंसेप्ट देखते हैं। जो हाल ही में जो केंद्र सरकार ने एनएसए के तहत 1980 के तहत सोनम वांगचुक की हिरासत के तत्काल प्रभाव को रद्द कर दिया है और लद्दाख के पर्यावरण और राज्य के स्टेटहुड से जुड़े मुद्दों को लेकर यह आंदोलन कर रहे थे। इस संदर्भ में इन्हें हिरासत में लिया गया था, जो हाल ही में खबरों में चर्चा में रहा। जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शांति और बातचीत बहाल करने के लिए जो किया गया है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। सोनम वांगचुक कौन है? तो पेशे से एक इंजीनियर है, शिक्षा सुधारक भी रहे, जलवायु कार्यकर्ता भी रहे। जो इनका क्षेत्र क्या है? लद्दाख में है। वे सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी और पर्यावरण संरक्षण पर काम करते हैं। उनकी पहचान हिमालयी क्षेत्रों के लिए नवाचार यानी इनोवेशन विकसित करने के कारण हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट है इनका प्रमुख आविष्कार और कार्य क्या क्या है? तो ये आइस स्टूपा प्रोजेक्ट पर भी काम किए हैं। सोनम वांगचुक ने कृत्रिम ग्लेशियर यानी आइस स्टूपा तकनीक विकसित किए हैं, जो सर्दियों में पानी जमा करते हैं और गर्मियों में किसानों की सिंचाई के लिए पानी देता है। यह तकनीक जलवायु परिवर्तन से प्रभावित क्षेत्रों में बहुत उपयोगी मानी जाती है। यह शिक्षा सुधार भी हुआ है इनके द्वारा। जो इन्होंने स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट यानी लद्दाख की स्थापना किए हैं। इसका उद्देश्य पारंपरिक शिक्षा के बजाय व्यवहारिक शिक्षा देना और स्थानीय युवाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण देना है। तो यही इनका आविष्कार और कार्य किया गया है, बहुत सराहनीय है। अगला कंसेप्ट देखते हैं। सोनम वांगचुक को जीवन आंशिक रूप से थ्री इडियट्स फिल्म के किरदार पर आधारित है, जो फुनसुक वांगडू के लिए प्रेरणा माना जाता है। जो थ्री इडियट्स फिल्म से संबंध है इनका। अगला कंसेप्ट देखते हैं। पुरस्कार और सम्मान क्या क्या मिला है? तो इनको रोमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है। पर्यावरण और शिक्षा सुधार में योगदान के लिए इन्हें रोमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया है। तो एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्या है? तो हम देखते हैं, आइए देखते हैं इसको। एनएसए क्या है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो 1980 के भारत एक निरोधात्मक यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून है। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए 1980 जो भारत का एक क्या है? निरोधात्मक यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून है, जिसके तहत सरकार किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे चलाए हिरासत में क्या कर सकती है? रख सकती है। सरकार क्या कर सकती है? बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रख सकती है यदि वह राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और आवश्यक सेवाओं के लिए खतरा माना जाता है। तो आइए अगला कंसेप्ट देखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है एनएसए का? तो राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करना,
सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखना, आवश्यक वस्तु और सेवाओं का आपूर्ति सुरक्षित करना है। इसका मुख्य उद्देश्य एनएसए के तहत किया जाता है। हिरासत की अवधि कितना है, यानी इसका काल कितना होता है, डिटेंशन पीरियड कितना होता है। तो एनएसए के तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा के अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रख सकती है। एनएसए के तहत हिरासत के 3 सप्ताह के भीतर मामलों की समीक्षा एक सलाहकार बोर्ड द्वारा किया जाता है और जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होते हैं। उम्मीद है कि आपको पूरा डिटेल समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। यह किसे अधिकार होता है, हु कैन ऑर्डर या डिटेंशन, हिरासत का आदेश दे सकता है। तो केंद्र सरकार भी कर सकता है, राज्य सरकार भी कर सकता है, जिला मजिस्ट्रेट भी कर सकता है, पुलिस आयुक्त को आदेश दिया जाता है करने के लिए। अगला कंसेप्ट है कि व्हाट इज द नागशास्त्रा वन रिसेंटली सीन इन द न्यूज़, यानी हाल ही में जो खबरों में देखा गया नागशास्त्रा वन क्या है। तो ऑप्शन 1 में पनडुब्बी यानी सबमरीन, ऑप्शन बी में आत्मघाती ड्रोन, ऑप्शन बी में एंटी मिसाइल सिस्टम, ऑप्शन डी में रडार सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आत्मघाती ड्रोन यानी सुसाइड ड्रोन है, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। इसे किसने विकसित किया है, तो इस ड्रोन को सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने विकसित किया है। तो किसने विकसित किया है, तो सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी कौन है, तो इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने विकसित किया है, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सुसाइड ड्रोन यानी आत्मघाती ड्रोन है। आइए अगला कंसेप्ट देखते हैं। नागशास्त्र क्या करता है, तो यह एक लोएटरिंग मोनिशन ड्रोन है, जो यानी लक्ष्य के ऊपर कुछ समय तक मंडरा सकता है और सही लक्ष्य मिलने पर खुद टकराकर विस्फोट कर सकता है। तो इसलिए इसे सुसाइड ड्रोन यानी कमिकाज ड्रोन कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। इसकी मुख्य विशेषता क्या क्या है, या इसका लगभग रेंज कितना होता है, तो 30 किलोमीटर इसका रेंज होता है। पोर्टेबल यानी सैनिक इसे आसानी से ले जा सकते हैं। हाई प्रिसिएशन या लक्ष्य सटीक हमला कर सकता है, यानी इसका लक्ष्य सटीक रहता है। कैमरे से लक्ष्य की पहचान कर सकता है और डे और नाइट में इसका ऑपरेशन भी किया जा सकता है इसके माध्यम से। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा पूरा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। यह दुश्मन के टैंक, बैंकर और सैनिक ठिकानों को नष्ट करने में उपयोगी है। कम लागत और ज़्यादा सटीक इसका काम करता है और आधुनिक युग में ड्रोन युद्ध का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। अगला कंसेप्ट है, यह भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो मेक इन इंडिया पहल को मजबूत करता है। यह आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ाता है और भविष्य में ड्रोन युद्ध क्षमता को क्या करता है, बढ़ाएगा। तो उम्मीद है कि आपको पूरा समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। पेप्टाइड आधारित दवाओं यानी का उपयोग निम्नलिखित में से किन चिकित्सा स्थितियों के उपचार के लिए किया जाता है। तो पेप्टाइड बेस्ड ड्रग आर यूज्ड द ट्रीटमेंट ऑफ विच द फ्लोइंग मेडिकल कंडीशंस। तो पेप्टाइड आधारित दवाओं का उपयोग चिकित्सा स्थितियों के उपचार में किया जाता है। किन चिकित्सा स्थितियों के उपचार के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन 1 में डायबिटीज, ऑप्शन बी में हार्मोनल विकार, ऑप्शन सी में कुछ प्रकार के कैंसर। तो पेप्टाइड आधारित दवाओं का उपयोग किन चिकित्सा स्थितियों में उपचार के लिए किया जाता है, तो आइए देखते हैं कौन कौन सा है। केवल 1 या 2, ऑप्शन बी में है 2 और 3, ऑप्शन सी में 1 या 3, ऑप्शन डी में 1, 2 या 3। तो पेप्टाइड आधारित दवाओं का उपयोग चिकित्सा स्थितियों के उपचार के लिए किया जाता है, तो तीनों सही हो जाएगा। यानी मधुमेह के लिए भी किया जाता है, हार्मोनल विकार के लिए भी किया जाता है और कुछ प्रकार के कैंसर के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। तो पेप्टाइड क्या होते हैं, यानी पेप्टाइड छोटे छोटे अमीनो एसिड की श्रृंखला होते हैं जो प्रोटीन के छोटे रूप में होते हैं। इनमें शरीर में हार्मोन एंजाइम सिग्नलिंग अणुओं के रूप में उपयोग किया जाता है, जो इन्हें दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इन्हें पेप्टाइड थेराप्यूटिक्स कहा जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, जो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगला कंसेप्ट है मधुमेह में इसका प्रयोग किया जाता है। जो सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है इंसुलिन के एक
पेप्टाइड हार्मोन है जो रक्त में ग्लूकोज स्तर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। मधुमेह रोगियों को इंजेक्शन के रूप में इसे दिया जाता है। अगला कंसेप्ट है हार्मोनल विकार, यानी एक कई प्रकार के पेप्टाइड दवाएं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में भी इसका उपयोग किया जाता है, जो ग्रोथ हार्मोन थेरेपी, जीएनआरएच एनालॉग्स, ऑक्सीटोसिन बेस्ड ड्रग, और ये दवाई एंडोक्राइन सिस्टम से जुड़े रोगों के उपचार में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला कंसेप्ट देखते हैं कुछ पेप्टाइड दवाई कैंसर कोशिकाओं को टारगेट करने में भी मदद करती है, जैसे में पेप्टाइड वैक्सीन, टारगेटेड पेप्टाइड ड्रग्स। इनका उपयोग विशेष रूप से प्रोस्टेट कैंसर में भी उपयोग किया जाता है, स्तन कैंसर में भी प्रयोग किया जाता है, कुछ ट्यूमर उपचार में भी इसका प्रयोग किया जाता है पेप्टाइड दवाई का। अगला कंसेप्ट है पेप्टाइड दवाओं के फायदे क्या हैं, तो उच्च सटीकता है, यानी उच्च प्रिसिशन यानी सटीकता देता है, कम साइड इफेक्ट होता है, शरीर में अच्छी जैव संगतता है और लक्ष्य कोशिकाओं पर सीधे कार्य करता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं कि हाल ही में आंध्र प्रदेश में प्रतिबंधित दवा अल्प्राजोलम यानी कि अवैध निर्माण इकाइयों का भंडाफोड़ किस एजेंसी द्वारा किया गया है, यानी रिसेंटली द इलीगल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ द बैंड ड्रग अल्प्राजोलम वाज बस्टेड इन आंध्र प्रदेश बाय विच एजेंसी। तो ऑप्शन एक में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी, ऑप्शन बी में सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन सी में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी में है जो डीआरआई, ऑप्शन डी में है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा, जो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई यानी राजस्व खुफिया निर्देशालय द्वारा हाल ही में आंध्र प्रदेश में प्रतिबंधित दवाएं अल्प्राजोलम की अवैध निर्माण इकाइयों का भंडाफोड़ एजेंसी द्वारा किया गया है, डीआरआई द्वारा। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। तो डीआरआई क्या है, तो डीआरआई यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस भारत की एक प्रमुख एंटी स्मगलिंग खुफिया एजेंसी है, जो वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग के अंतर्गत काम करती है। मुख्य काम क्या होता है, तो ड्रग तस्करी रोकना, सोना और विदेशी मुद्रा की तस्करी को रोकना, आर्थिक अपराधों की जांच करना और अंतर्राष्ट्रीय स्मगलिंग नेटवर्क को पता लगाना, इसका काम है डीआरआई का। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इसका आंसर हो जाएगा, राजस्व खुफिया निर्देशालय, जो आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं अल्प्राजोलम क्या है, व्हाट इज द अल्प्राजोलम। यह अल्प्राजोलम एक बेंजोडियाजेपाइन वर्ग की एक दवा है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से चिंता विकार यानी एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए प्रयोग किया जाता है, पैनिक डिसऑर्डर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, नींद की समस्या के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं यह खतरनाक क्यों माना जा रहा है, तो लत लगने की संभावना बहुत अधिक होता है, जिससे दुरुपयोग का खतरा होता है, अवैध नशे के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, इसी कारण इसके बिक्री और उत्पादन कड़े नियमों के तहत नियंत्रित किया गया है। अगला कंसेप्ट है संबंधित कानून इससे क्या क्या है, तो भारत में ऐसे पदार्थों को नारकोटिक ड्रग एंड साइकोथ्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत नियंत्रित किया गया है, जो एनडीपीएस एक्ट के उद्देश्य क्या है, तो नशीले पदार्थों को तस्करी रोकना, अवैध उत्पादन रोकना और ड्रग्स का दुरुपयोग को कम करना, इसका काम है। अगला कंसेप्ट देखते हैं एनडीपीएस एक्ट के तहत सजा क्या है, अगर कोई व्यक्ति इसमें अवैध निर्माण तस्करी बिक्री में शामिल पाया जाता है तो कई सालों की कठोर जेल भरी जुर्माना हो सकता है इसमें। अगला कंसेप्ट है Who among the following has been selected for the 60th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द ईयर 2025, यानी निम्नलिखित में से किस वर्ष 2025 के लिए 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो ऑप्शन एक में गुलजार, ऑप्शन बी में डॉक्टर रघुबीर चौधरी, ऑप्शन बी में आर वैरामुथु, ऑप्शन डी में है एम वीना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी सही हो जाएगा। आर बैरामुथु इसका आंसर हो जाएगा, जो वर्ष 2025 में 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है, जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। प्रसिद्ध तमिल कवि जो है और संगीतकार यानी गीतकार भी हैं वैरामुथु को वर्ष 2025 के लिए 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। जो यह पुरस्कार भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आर वैरामुथु इसका आंसर हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या होता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या होता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत के एक सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, जो भारतीय भाषाओं और साहित्य में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लेखकों को दिया जाता है, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है, जो भारतीय भाषाओं को साहित्य में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लेखकों को दिया जाता है। यह पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो यह पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई और पहला पुरस्कार कब मिला, तो 1965 में दिया गया। किन्हें दिया गया पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो जी शंकरा कुरुप को दिया गया। जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो जी शंकरा कुरुप को दिया गया। अगला कंसेप्ट है, यह पुरस्कार कौन देता है, तो भारतीय ज्ञानपीठ नामक साहित्य संस्था द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार में क्या क्या मिलता है, तो पुरस्कार में ज्ञानपीठ पुरस्कार को 11 लाख पुरस्कार मिलता है। वांग देवी यानी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा दी जाती है, या सम्मान पत्र भी दिया जाता है। उम्मीद है कि आपको पूरा डिटेल समझ आ गया होगा। अब आइए थोड़ा देखते हैं बैरामुथु के बारे में। जो बैरामुथु तमिल भाषा के क्या है, प्रसिद्ध कवि है और गीतकार भी है, उपन्यासकार भी है। इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो तमिल सिनेमा में लगभग 7,000 से अधिक गीत लिखे हैं और आधुनिक तमिल कविता में महत्वपूर्ण योगदान भी दिए हैं और कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी इन्हें प्रदान किए गए हैं। तो उम्मीद है कि आपको पूरा डिटेल समझ आ गया होगा। इनका साहित्यिक योगदान क्या है, तो बैरामुथु की रचनाएं मुख्य रूप से समाज, प्रकृति, ग्रामीण जीवन, प्रेम और सामाजिक परिवर्तन जैसे विषयों पर आधारित होता है। अगला कंसेप्ट है कि हु अमॉन्ग द फ्लोइंग फॉर्मर आर्मी ऑफिसर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ बिहार बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो केंद्रीय सरकार ने हाल ही में किस पूर्व सेना अधिकारी को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया है, तो ऑप्शन एक में ए के जी सिंह यानी लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त के जी सिंह हैं, यानी ऑप्शन बी में है लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त है सैयद अता हसनैन, ऑप्शन सी में है लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त डीपी पांडे, ऑप्शन डी में है सुब्रता शाह यानी लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रता शाह है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन इसका आंसर हो जाएगा, जो हाल ही में केंद्र सरकार ने पूर्व सेना अधिकारी को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है, सैयद अता हसनैन को। तो आइए इनके बारे में विस्तार से देखते हैं। पूर्व भारतीय सेना अधिकारी सैयद अता हसनैन को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जो उन्हें 14 मार्च 2026 को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाया गया। उन्हें शपथ संगम कुमार साहू ने पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, जो उन्हें दिलाया गया। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सैयद अता हसनैन इसका आंसर हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं, शपथ किसने दी है, तो शपथ संगम कुमार साहू ने पटना के हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश ने दिलवाई हैं। जो सैयद अता हसनैन कौन है, तो सैयद अता हसनैन भारतीय सेना का सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल और प्रसिद्ध सुरक्षा विशेषज्ञ और रणनीतिक विश्लेषक भी है। उन्हें चिनार कॉर्प्स यानी 50 कॉर्प्स के कमांडर भी रहे हैं और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाए हैं। तो कश्मीर के हार्ट्स ऑफ माइंड्स रणनीति को भी बढ़ावा इन्होंने ही दिया है। सेवानिवृत्ति के बाद इन्होंने सुरक्षा विश्लेषकों के रणनीतिक पर विशेषज्ञ अपना अनुभव साझा किए और सुरक्षा मंचों के सदस्य के रूप में ये काम किए हैं। अगला कंसेप्ट है राज्यपाल का पद, यानी राज्यपाल किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल क्या होता है, किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, यानी जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त किया जाता है और वह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का प्रतिनिधि होता है, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का क्या होता है, प्रतिनिधि होता है राज्यपाल। अगला कंसेप्ट है
नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है, यानी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अनुच्छेद 155 के तहत। अगला कंसेप्ट है इनका कार्यकाल क्या होता है? तो अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बना रहता है। अगला कंसेप्ट है कि राज्यपाल की प्रमुख मुख्य शक्तियाँ क्या क्या होती है? तो मुख्य कार्य शक्तियाँ है कार्यपालिका शक्तियाँ, यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करना, और राज्य प्रशासन के उसके नाम पर चलता है, यानी राज्य प्रशासन राज्यपाल के नाम पर चलता है। विधायी शक्तियाँ क्या है? तो राज्य विधानसभा का सत्र बुलाना और स्थगित करना, और विधानसभा को भंग करना, और विधेयकों को स्वीकृति देना राज्यपाल के मुख्य शक्तियाँ हैं। अगला कंसेप्ट है कि वित्तीय शक्तियाँ क्या क्या है? तो राज्यपाल की, तो राज्य का बजट राज्यपाल की अनुमति से ही विधानसभा में पेश किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो आर्टिकल 174 के अनुसार राज्य का बजट राज्यपाल की अनुमति से ही विधानसभा में पेश किया जाता है, अनुच्छेद आर्टिकल 174 के अनुसार। तो वित्तीय शक्तियाँ भी राज्यपाल को प्राप्त है। तो उम्मीद है कि आपको पूरा डिटेल समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं, न्यायिक शक्तियाँ क्या है? तो न्यायिक शक्तियाँ जुडिशियल पावर्स क्या है राज्यपाल को? तो अनुच्छेद 166 के अनुसार कुछ विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को राष्ट्रपति शासन की सिफारिश पर कर सकता है, यानी राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश पर कर सकता है। अगला कंसेप्ट देखते हैं, तो कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल क्या कर सकता है? शासन की सिफारिश कर सकता है। अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। किसके अनुसार? तो 356 के अनुसार उसे विशेष प्रकार की शक्तियाँ दिया गया है राज्यपाल को। अगला कंसेप्ट देखते हैं, हाल ही में गुजरात सरकार ने उच्च कृषि क्षमता वाले कितने गाँवों को समर्पित प्राकृतिक खेती वाले गाँव यानी नेचुरल फार्मिंग विलेज के रूप में विकसित करने की घोषणा किया गया है। तो हाउ मेनी विलेज विथ हाई एग्रीकल्चर पोटेंशियल हैज़ द गुजरात गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस्ड टू डेवलप एज डेडिकेटेड नेचुरल फार्मिंग विलेज? तो ऑप्शन ए में है 200 गाँव, ऑप्शन बी में है 500 गाँव, ऑप्शन सी में है 1000 गाँव, ऑप्शन डी में है 100 गाँव। तो इसका आंसर हो जाएगा 500 गाँव, इसका आंसर हो जाएगा। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। हाल ही में इसका घोषणा किया गया है किसके द्वारा? तो गुजरात सरकार ने घोषणा किया है कि 500 गाँवों को प्राकृतिक खेती वाले गाँवों को यानी नेचुरल फार्मिंग विलेज के रूप में विकसित करने की घोषणा किया गया है, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 500 गाँव इसका आंसर हो जाएगा। अगला कंसेप्ट है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों को उपयोग को कम करना है, किसानों को प्राकृतिक खेती को अपनाने के प्रोत्साहित करना है, मिट्टी की गुणवत्ता यानी सॉइल हेल्थ को सुधारना है, और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है, किसानों की उत्पादन लागत को कम करना है। इसका मुख्य उद्देश्य है, योजना का मुख्य उद्देश्य यही है। उम्मीद है कि आपको पूरा समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं कि प्राकृतिक खेती क्या होती है, यानी प्राकृतिक खेती क्या होती है? व्हाट इज द नेचुरल फार्मिंग? प्राकृतिक खेती ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और कृत्रिम दवाइयों का उपयोग नहीं किया जाता है। इसे प्राकृतिक संसाधनों से प्रयोग किया जाता है, जैसे गोबर हो गया, गोमूत्र हो गया, जैविक खाद हो गया, जीवामित्र हो गया, घन जीव मित्र हो गया। इन सभी का उपयोग इसमें किया जाता है प्राकृतिक खेती में। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं, योजना का कार्यान्वयन किया गया है यानी इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। उच्च कृषि क्षमता वाले गाँवों को चयन किया जाएगा और चयनित गाँवों में बड़े क्षेत्रों को रासायनिक मुक्त खेती में बदला जाएगा और किसानों को प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन दिया जाएगा। धीरे धीरे पूरे गांव को क्या बनाया जाएगा? नेचुरल फार्मिंग मॉडल विलेज बनाया जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं, योजना के संभावित लाभ क्या है? तो मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होगी, किसानों की आय में सुधार होगा, पर्यावरण और जल स्रोतों की सुरक्षा होगा, स्वास्थ्य और रसायन मुक्त भोजन होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं, अगला कंसेप्ट है, अगला कंसेप्ट है कि हाल ही महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांग कल्याण विभाग
यानी दिव्यांग वेलफेयर डिपार्टमेंट का नाम बदलकर क्या क्या कर दिया गया है, तो दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग कर दिया गया है। तो द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज़ रीनेम्ड द दिव्यांग वेलफेयर डिपार्टमेंट टू दिव्यांग एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट। तो ऑप्शन 1 में है दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग, ऑप्शन बी में दिव्यांग विकास विभाग, ऑप्शन सी में है दिव्यांग अधिकार विभाग, ऑप्शन डी में है दिव्यांग संरक्षण विभाग। तो इसका नाम बदलकर दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग कर दिया गया है, जो ऑप्शन ए में सही है, जो क्वेश्चन में भी दिया गया है। अगला कंसेप्ट देखते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग इसका आंसर हो जाएगा। अगला कंसेप्ट है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ रीनेमिंग, यानी इसके बदलने का क्या उद्देश्य है। तो एक वेलफेयर से आगे बढ़कर सशक्तिकरण को भी ध्यान देने में काम करेगा। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, तो दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर देना इसका मुख्य लक्ष्य है। आत्मनिर्भर को बढ़ावा देना और समाज में सम्मान और भागीदारी सुनिश्चित करना, और शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि दिव्यांग शब्द का महत्व क्या है। तो दिव्यांग शब्द का महत्व, भारत में दिव्यांग शब्द का उपयोग विकलांग के लिए किया गया है, जो स्थान पर सम्मानजनक शब्द का रूप में किया जाता है। यानी भारत में दिव्यांग शब्द का उपयोग अब विकलांग के लिए किया गया है। अगला कंसेप्ट है दिव्यांग अधिकारों से जुड़ा कानून क्या है। तो भारत में दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रमुख कानून है। यानी दिव्यांग की श्रेणी में 7 से बढ़कर अब 21 कर दिया गया है, जो शिक्षा और रोजगार के आरक्षण होगा और समान अवसर और अधिकार सुनिश्चित करेगा। अगला कंसेप्ट है नाम बदलने का मुख्य उद्देश्य क्या है। इस बदलने का पीछे मुख्य उद्देश्य है दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर देना, उन्हें आत्मनिर्भर और सक्षम बनाना, और समाज में सम्मान और समान भागीदारी सुनिश्चित करना, शिक्षा और रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला कंसेप्ट देखते हैं, दिव्यांग सशक्तिकरण का महत्व क्या है। तो सशक्तिकरण का मतलब केवल सहायता देना नहीं, बल्कि दिव्यांग व्यक्तियों को निर्णय लेने की क्षमता भी होना चाहिए, उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाना है, और समाज में समावेश को बढ़ावा देना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि संभावित लाभ क्या होगा। तो दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और सामाजिक समावेशन भी बढ़ेगा। ये सरकार की योजनाओं का बेहतर लाभ मिलेगा इससे। अगला कंसेप्ट है सवालकोट जल विद्युत परियोजना, यानी सवालकोट जल विद्युत परियोजना, जो सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो हाल ही में चर्चा में थी, किस नदी पर स्थित है। तो दी सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द रिवर। तो ऑप्शन 1 में झेलम, ऑप्शन बी में चिनाब, ऑप्शन सी में है सतलज, ऑप्शन डी में है रावी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन चिनाब। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चिनाब। जो सवालकोट जो जल विद्युत परियोजना है किस नदी पर है, तो चिनाब नदी पर है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं, यह परियोजना क्या है। तो परियोजना जो सवालकोट जो जल विद्युत परियोजना है, वह एक बड़ी जल विद्युत परियोजना है, जो किस नदी पर है, तो चिनाब नदी पर स्थित है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका जल प्रवाह से बिजली उत्पन्न करना इसका मूल उद्देश्य है। अगला कंसेप्ट देखते हैं, कहाँ पे है यह। तो जम्मू कश्मीर के रामबन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है यह परियोजना, जो क्षेत्र में बिजली उत्पादन करेगा, ऊर्जा सुरक्षा तो मजबूती मिलेगी, स्थानीय क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा इससे मिलेगा, यानी क्लीन एनर्जी को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं, बिजली उत्पादन क्षमता, यानी इससे क्या होगा। तो इस परियोजना का कुल क्षमता क्या होगा, तो 1856 मेगावाट की इससे परियोजना से बिजली मिलेगी, जो भारत की बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक बनाती है, जो ऑप्शन। अगला कंसेप्ट देखते हैं, अगला कंसेप्ट है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के लिए क्षमता निर्माण हेतु मिशन सक्षम लॉन्च किया है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च्ड मिशन सक्षम फॉर
कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो ऑप्शन 1 में भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी में है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी में है नाबार्ड, ऑप्शन डी में है भारतीय बैंक संघ यानी IBA। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक इसका आंसर हो जाएगा। जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा RBI द्वारा प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के लिए क्षमता निर्माण हेतु मिशन सक्षम लॉन्च किया गया है, जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं, दो करेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका आंसर हो जाएगा। अगला कंसेप्ट है मिशन सक्षम क्या है, तो मिशन सक्षम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्राथमिक सहकारी बैंक है जो क्षमता बढ़ाने के लिए मिशन सक्षम लॉन्च किया गया है। सक्षम का पूरा नाम क्या है, तो स्ट्रेंथिंग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक यानी हाई टेनिंग एबिलिटी टू मैनेज, यानी इसका मुख्य उद्देश्य शहरी सहकारी बैंकों का प्रबंधन क्षमता, दक्षता, स्थिरता को मजबूत करना है, इसका मुख्य लक्ष्य है। अगला कंसेप्ट देखते हैं, मिशन सक्षम का महत्व क्या है, तो शहरी सहकारी बैंकों को वित्तीय सहायता मिलेगी, इससे यानी स्थिरता बढ़ेगी और बैंकिंग प्रणाली में विश्वास को मजबूत मिलेगा और डिजिटल बैंकिंग और तकनीकी क्षमता में भी इससे सुधार होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं, शहरी सहकारी बैंक यानी UCBS क्या है, यानी शहरी सहकारी बैंक क्या है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ऐसे बैंक होते हैं जो मुख्य रूप से शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में कार्य करते हैं, जिसको सहकारी सिद्धांत पर आधारित होते हैं, यानी कोऑपरेटिव प्रिंसिपल पर आधारित होते हैं, जो छोटे व्यापारियों, किसानों, मध्यम वर्ग को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। अगला कंसेप्ट देखते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हाल ही में भारत के लिए वित्त वर्ष 2025 से 26 के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की वृद्धि दर का कितना अनुमान लगाया गया है। व्हाट हैज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिसेंटली एस्टिमेटेड एज इंडिया GDP ग्रोथ रेट फॉर फिजिकल ईयर 2025 से 26। तो ऑप्शन 1 में 6.3%, ऑप्शन बी में 6.5%, ऑप्शन सी में 6.7%, ऑप्शन डी में 7%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 6.5% इसका आंसर हो जाएगा। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हाल ही में भारत के लिए वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर का अनुमान 6.5% रखा है। अगला कंसेप्ट देखते हैं, IMF ने हाल ही में रिपोर्ट के लिए वर्ष 2025-26 में GDP वृद्धि दर 6:5 रहने का अनुमान लगाया है, जो वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था इससे सुदृढ़ होगी यानी सुधरेगी और अनुमान निवेशक और निर्माताओं के अनुसार सकारात्मक संकेत भी इससे मिलेगा, जो भारत दुनिया में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था शामिल हो रहा है इसमें। अगला कंसेप्ट है, IMF क्या है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर की वित्तीय स्थिरता और वित्तीय सहायता, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। यह कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है। इसकी स्थापना कब किया गया था, 1944 में इसकी स्थापना किया गया था। इसका प्रमुख काम क्या है, तो सदस्य देशों को आर्थिक व्यवस्था सुधार और वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका काम है, यानी इसका काम सदस्य देशों को अर्थव्यवस्था सुधार और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अगला कंसेप्ट देखते हैं, GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद क्या है, तो GDP किसी देश की एक निश्चित समय अवधि में सभी वस्तुओं को सेवाओं को कुल मूल्य होता है, यानी जो किसी देश की एक निश्चित समय अवधि में सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। यह देश के आर्थिक सेहत और वृद्धि दर को मापने का एक मुख्य संकेतक माना जाता है, यानी उच्च GDP वृद्धि दर होगा तो अधिक उत्पादन होगा और रोजगार और निवेश भी बढ़ेंगे। अगला कंसेप्ट है कि BCCI वार्षिक पुरस्कार 2026 में क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा किया गया है। हु हैज़ बीन अनाउंस्ड टू बी ऑनर्ड एज द क्रिकेटर ऑफ द ईयर एट द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया एनुअल अवार्ड 2026। तो ऑप्शन 1 में विराट कोहली, ऑप्शन बी में रोहित शर्मा, ऑप्शन सी में शुभम गिल, ऑप्शन डी में KL राहुल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शुभम गिल इसका आंसर हो जाएगा। BCCI जो वार्षिक पुरस्कार 2026 में क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है, किसे, तो शुभम गिल को सम्मानित किया गया है। अगला कंसेप्ट देखते हैं, शुभम गिल को बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्रिकेट
इन इंडिया बीसीसीआई द्वारा वार्षिक पुरस्कार यानी क्रिकेट ऑफ द ईयर से चुना गया है 2026 में। शुभम गिल हाल ही में वर्षों के टेस्ट वनडे क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किए हैं। उन्हें भारत के प्रमुख बल्लेबाज के रूप में शामिल हो गए हैं, जो शानदार तकनीक और स्थिर बल्लेबाजी के कारण इन्हें मिला है। और इनकी विशेषता क्या है, तो शानदार तकनीक है और स्थिर बल्लेबाजी है और कई महत्वपूर्ण शतक लगाए हैं और शतक भी लगाए हैं। टीम के लिए एक महत्वपूर्ण मैच में भी योगदान देते हैं। अगला कंसेप्ट है, इस पुरस्कार का महत्व क्या है, तो यह भारतीय क्रिकेट को प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन और योगदान को सम्मानित किया जाता है। अगला कंसेप्ट है, बीसीसीआई क्या है, तो बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया भारत में जो क्रिकेट का शासन करने वाला प्रमुख संगठन है, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। जो मुख्य काम क्या होता है, तो भारत में क्रिकेट का संचालन करना, राष्ट्रीय टीम का प्रबंधन करना, घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट को आयोजन करना इसका मुख्य काम है। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और कमेंट में बताइए कि सेशन कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं नए सेशन के साथ। थैंक यू, ओके, बाय।